मतलब हमारे ऊपर ख़ास इनायत है कि हम मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम 5 टाइम वज़ू करते हैं। तो मैं अपने अक्सर पेशेंट्स यही कहा करता हूँ कि कोरोना के दौरान आप अपना वज़ू बढ़ा दें। आप उस वज़ू में हाथ को सैनिटाइज करना शुरू करते हैं, अच्छी तरह से धोते हैं। इतना धोते हैं कि अब आपने मुंह में पानी डालना है, तो हाथ साफ होंगे तो मुंह में पानी डालेंगे ना। आप गरारा करेंगे तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, आप नाक में पानी डालेंगे तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। फिर आप फेस वॉश करेंगे और फिर अब आप बाकी बॉडी को जैसे आपने साफ रखना है। तो हमारे नबी ने 1400 साल पहले ही कोरोना की शायद ट्रीटमेंट बता दी थी, हमें पता नहीं था। तो अपने आप को सैनिटाइज इस तरीके से करें। सबसे बेस्ट वे है, अभी जैसे सर्दियां आ रही हैं, गर्म पानी का यूज़ आम हो जाएगा। तो जब भी आप को मौका मिले, आप मुंह हाथ धोने जाते हैं तो आप वज़ू कर लें और कोशिश करें कि गीज़र का गर्म पानी हो, उसके साथ वज़ू करें। आपकी हाफ से ज़्यादा कोरोना की ट्रीटमेंट खुद ही होती चली। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं तो इस चीज़ पे ईमान रखता हूँ अपना जी कि अल्लाह ताला ने अपना रंग किसी न किसी शक्ल में दिखाते रहना और हमें ये मानना चाहिए कि देखिए जो ऐसी दुनिया की पावर्स जो कहती थी कि हम 10 मिनट के अंदर पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं, तो एक ऐसा छोटा सा जरासीम जो आँख से नज़र भी नहीं आता, उसके ज़रिए अल्लाह ताला ने उनको सबको कमरों के अंदर कैद कर दिया और इतना खौफ पैदा कर दिया कि बेटा बाप से डर रहा है और माँ बच्चे से डर रही है। तो ये अल्लाह की कुदरत है। ये जो हम एक दूसरे को जितने मर्जी इल्ज़ाम देते रहें, लेकिन हमें याद रखते रहना चाहिए कि ऊपर एक ताकत बैठी है जो सबसे बड़ी है और बीमारी वही पैदा करती है और शिफा भी वही पैदा करती है। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो लास्ट टाइम मैंने अपना जो एक लेक्चर लिया था उसमें एंटीबायोटिक्स के बारे में मैंने बताया था और एंटीबायोटिक्स मैंने कहा था कि देखिए 3 तरह के जरासीम बेसिकली होते हैं। एक बैक्टीरिया है, ये लफ्ज़ पे गौर करें, बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया, तो जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं ये बैक्टीरिया को किल करती है। ये एक किस्म का जरासीम है जिससे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादातर एनकाउंटर करते हैं। हमारा गला ख़राब है, फ्रिंजाइटिस है, लेरिंजाइटिस है, अपेंडिसाइटिस है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो ये इसमें बैक्टीरिया का रोल है। एक है वायरस। जब वायरल डिजीज़ होगी तो उसमें एंटीबायोटिक का रोल ख़त्म हो जाता है। वायरस को एंटीबायोटिक नहीं मार सकती, वायरस एंटीवायरल ड्रग से ही ख़त्म होगा। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, ये सारी की सारी हेपेटाइटिस एक वायरस है। एड्स एक वायरस है। इसको एंटीबायोटिक तो ख़त्म नहीं कर सकती, इसको ख़त्म करेगी तो एंटीवायरल ड्रग्स ही ख़त्म करेंगी। 3rd नंबर पे आ जाता है फंगस। हमारी ज़्यादातर जो स्किन की डिजीज़ हैं जिसमें ख़ारिश होती है, कुछ लोग उसे चंबल बोलते हैं, कुछ लोग उसे ददरी बोलते हैं, कुछ मुख्तलिफ जैसे हैं, तो ये 101 किस्म की बीमारियां स्किन की, और ये ज़्यादातर फंगस से रिलेटेड होती हैं। फंगस, उल्ली लग जाती है, पुरानी चीज़ है, पानी पड़ा हुआ है वहाँ पर ग्रीन कलर का वो जो फंगस है। तो इसी तरह से सर्दियाँ आएंगी तो हमारी उंगलियों के दरमियान में, पाँव की उंगलियों के दरमियान में, बाज़-औक़ात सॉक्स पहन लेते हैं हम हल्के गीले पाँव के साथ, तो उंगलियों के दरमियान में यहाँ ख़ारिश शुरू हो जाती है, तो वो बेसिकली फंगस है। तो उसकी ट्रीटमेंट एंटी फंगल करनी पड़ती है। अब ये 3 चीज़ें डिफरेंट हैं, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया, एंटीवायरल वायरस है और एंटी फंगस ये फंगस है। तीनों को एक दूसरे के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ये पहले क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वायरसेस जो हैं, बैक्टीरिया जो हैं, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी शेप्स बड़ी स्पीड से चेंज करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे ज़रा फोकस कीजिएगा। स्पीड से चेंज करते हैं, अपनी शेप चेंज करते हैं। कोई भी स्पीशीज़ है वो अपने अंदर रेजिस्टेंस लेके आती है। मसलन हम छोटे होते थे तो मच्छर को मारने के लिए वो एक जलेबी यूज़ की जाती थी, उसको आग लगा दी जाती थी, हल्का हल्का सुलगती रहती थी और मच्छर भाग जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो जलेबी से मच्छर नहीं मरता था,
फिर वो मॉर्टीन का वो लिक्विड सा आ गया, उसके बाद मुख्तलिफ स्प्रेज आ गए। आखिर वो जलेबी से मच्छर क्यों नहीं मरता था? इसलिए क्योंकि मच्छर ने अपने अंदर एक इम्यूनिटी पैदा कर ली थी उस जलेबी के धुएं के ख़िलाफ़। अब वो उससे इम्यून हो गया था और मच्छर के अंदर जो चेंजेस आई थी वैसी ही चेंजेस बैक्टीरिया अपने अंदर पैदा करता है, वैसी ही चेंजेस वायरस अपने अंदर पैदा करता है। आप देखते हैं हर साल जैसे सर्दियां शुरू होती हैं अजीब किस्म का नज़ला खांसी एक वबा सी फैलती है जो कि ठीक नहीं हो रहा होता। वो पिछले साल वाला ही वायरस था लेकिन उसने अपनी शक्ल थोड़ी सी चेंज कर ली, अपनी स्ट्रेन थोड़ी सी चेंज कर ली। इसलिए कोरोना वायरस भी उसी तरह के वायरसेस की एक किस्म है जो अपनी स्ट्रेन थोड़ी थोड़ी सी चेंज करते हैं, बिल्कुल माइनर सा उसमें डिफरेंस आता है और पहले वाली एंटीवायरल डिजीज ड्रग्स जो हैं उनका इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए पहले तो ये समझना चाहिए कि ये जो बार बार एक बीमारी एक ही किस्म की फैलती है जिसमें नज़ला ज़ुकाम हो रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा, तो वो क्यों ठीक नहीं हो रहा? क्योंकि वायरस अपनी शेप थोड़ी थोड़ी सी चेंज करता रहता है। हो सकता है आज का जो कोरोना वायरस है उसके खिलाफ कोई ना कोई ड्रग निकल आए और ठीक 6 महीने के बाद वही वायरस अपनी शेप थोड़ी सी चेंज कर ले और पहले वाली ड्रग उस पर इफेक्ट न करे। तो कुड आई मेक इट क्लियर यहाँ तक कि वायरस, फंगस और बैक्टीरिया ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें अपनी शेप थोड़ी थोड़ी सी चेंज करती रहती हैं। अब जो मौजूदा हालात में कोरोना वायरस है हम इस पे फोकस करते हैं। कोरोना वायरस एक वायरल बीमारी जो हमारे फेफड़ों को इफेक्ट करती है। ये शुरू कैसे होती है? ये ड्रॉपलेट्स या टच के साथ शुरू होती है। कंटेमिनेटेड चीज़ है, ये पेपर पड़ा हुआ है, मैंने इसको हाथ लगाया, उसके बाद मैंने उसी हाथ से कोई चीज़ खा ली तो मेरी ज़ुबान की जो स्टिकी सरफेस है इस सरफेस के साथ वो स्टिक कर जाएगा और जाके मेरे गले में चिपक जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर नेज़ल कैविटी, नाक का रास्ता या मुंह का रास्ता, इसके अंदर जो सरफेस है वो स्टिकी है, वहाँ से कोई भी चीज़ चिपकती है जाकर। नाक के अंदर बाल हैं, साथ में जो सरफेसेस हैं, लाइनिंग है, वो स्टिकी है। डस्ट पार्टिकल्स हमारे नाक में जाते हैं, उस स्टिकी सरफेस के साथ चिपक जाते हैं। इसी तरह मुंह के अंदर जो मुख्तलिफ जरासीम जाते हैं पहले इसके साथ चिपकते हैं और टॉन्सिल्स उसके लिए सेफ्टी गार्ड बैठे हुए हैं आगे, वो अपने ऊपर जरासीम सह लेते हैं, इसलिए टॉन्सिल्स जल्दी खराब होते हैं। तो जो वायरस है वो सबसे पहले 2 तरीकों से फैलता है। एक, आप किसी चीज़ से हाथ लगाए आपने और कंटेमिनेटेड हो गए, उस हाथ के साथ आपने कुछ खाया और आपके गले में चिपक गया। दूसरे नंबर पे मेरे पास कोई शख्स बैठा हुआ है, उसने खांसी की या उसने छींक मारी, हवा के अंदर ड्रॉपलेट्स फैले। ड्रॉपलेट्स 2 तरह के होते हैं, एक ड्रॉपलेट्स हैवी वेट होते हैं जो फौरी तौर पे नीचे गिर जाते हैं ज़मीन पे। दूसरे ड्रॉपलेट्स वो होते हैं जो तकरीबन 5-6 मिनट तक हवा के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं। माइक्रो ड्रॉपलेट्स बहुत बारीक होते हैं, ये नज़र नहीं आते, इतने लाइट वेट होते हैं कि ये नीचे गिरते भी नहीं। अब करीब बैठा हुआ कोई भी शख्स है, वो जिस वक्त सांस ले रहा है तो वो ड्रॉपलेट्स को अंदर अपने साथ अंदर इनहेल कर लेता है। अब जैसे ही वो ड्रॉपलेट अंदर जाएगा तो हमारे नाक की स्टिकी सरफेस के साथ चिपक जाएगा और चिपकने के बाद जो हमारे नाक की वो जगह है जहाँ तक हमारी उंगली नहीं पहुँचती, बैक साइड पर, वहाँ जाके कॉलोनाइज हो जाएगा, वहाँ जाके जमा होना शुरू हो जाएगा। ये वायरसेस तकरीबन 8 घंटे से लेकर 72 घंटे में अपने आप को कॉलोनाइज करते हैं और तादाद में बढ़ते रहते हैं। यहाँ अपना घर बनाते हैं। इसी तरह से मुंह के जरिए जो जाएगा वो भी उसी एरिया में जाके कॉलोनाइज हो जाएगा। अब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में ये वहाँ कॉलोनाइज होके अपनी तादाद बढ़ा के नीचे फेफड़ों की तरफ मूव कर जाएगा और फेफड़ों के ऊपर जाकर अपनी एक लेयर बनाएगा, जिसके बाद वहाँ पर इन्फ्लेमेशन, सोजिश और फिर उसके अंदर डिटीरियोरेशन का अमल शुरू हो जाएगा। वो मैं समझा नहीं सकता कि वो अमल कैसे कैसे शुरू होता है। यूँ समझ लें कि फेफड़ों की बाहर वाली सरफेस जो है वो सोजिश में है, वो रेडिश है और वहाँ पर पूरी तरीके से हवा अंदर दाखिल नहीं हो सक रही और पेन शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी, और बॉडी उस जो भी नॉक्शियस एलिमेंट्स अंदर गए उनको बाहर निकालने के लिए खांसी करती है। ये खांसी एक नेचुरल रिफ्लेक्स है, जैसे हमारे सांस की नाली में पानी का एक कतरा चला जाए तो कितनी देर खांसी आती रहती है,
तो खांसी बेसिकली बॉडी का नेचुरल इफेक्ट है। कोई भी एबनॉर्मल चीज़ जब फेफड़ों में दाखिल हो जाए तो हम खांस के उसको कुदरती तरीके से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो जिस वक्त ये पैरानेजल साइनसेस और नाक की स्टिकी सरफेस में जाके कॉलोनाइज करता है तो 80% हमने देखा है कि पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे स्मेल नहीं आ रही। सूंघने की हिस्स जिस वक्त नेगेटिव होना शुरू हो जाए, सबसे पहले जहन में आना चाहिए कि यहाँ पर जो नर्व एंडिंग्स थी वो नर्व एंडिंग्स को वायरस ने ख़त्म कर दिया। और मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो कोरोना से ठीक हुए भी 2 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक स्मेल नहीं आती, क्योंकि वो नर्व एंडिंग्स वापस बहुत स्लो आती हैं। उसके बाद ये वायरस नीचे जाता है और जाके लंग्स की सरफेसेस को इफेक्ट करता है और फिर ये खांसी और स्पूटम और फिर इवन यहाँ तक के सांस लेने में दुश्वारी शुरू हो जाती है। इंसान को एफर्ट से सांस लेना पड़ता है। ये सिर्फ फेफड़ों तक महदूद नहीं रहता। जो वायरस गले में चिपक गया था वो जिस वक्त हम अंदर उसको स्वॉलो करते हैं, खा जाते हैं, जो हमारी अंतड़ियों में जाता है, तो वो वायरस जाके डायरिया भी करता है। ये वायरस जो है ब्रेन में भी जाता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमने देखे जिनमें खांसी नज़ला था और बहुत से ऐसे पेशेंट्स थे जिनमें खांसी नज़ला नहीं था। हमारे पास सिर्फ डायरिया के साथ आए, हमारे पास सिर्फ हेडेक के साथ आए, हमारे पास सिर्फ नेक स्टिफनेस के साथ आए, माइल्जिया के साथ, जिस्म में दर्दें हो रही हैं। जब हम टेस्ट कराते थे तो कोविड पॉजिटिव आता था। तो इसलिए सिर्फ लंग्स तक ये महदूद नहीं है, ये पूरी बॉडी में किसी भी जगह इफेक्ट करता है। और इससे सद्देबाब का तरीका जो है वो अब मैं डिस्कस आपसे करता हूँ कि वायरस जो है ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके अनस्टेबल हो जाता है। वायरस 60 डिग्री पे जाकर ये 70 डिग्री पे ये डेड होना शुरू हो जाता है। 40 डिग्री पे अनस्टेबल होता है। अब हम लोग क्या करें कि हमारे नाक के अंदर वायरस कॉलोनाइज हो गया, उसको बाहर कैसे निकाला जाए या उसको अनस्टेबल कैसे किया जाए। और जो वायरस हमारे ओरल कैविटी, हमारे गले के अंदर जाके कॉलोनाइज हो गया, चिपक गया, कॉलोनाइज, वहां कॉलोनी बना ली उसने, तो उसको ठीक कैसे किया जाए। तो जो हमारे नाक में जाके चिपका है उसके लिए हमें स्टीम यूज करनी है। स्टीम यूज करेंगे, स्टीम 2 काम करेगी। एक तो जाहिर है स्टीम बनेगी तब जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर पे जाएगा तो स्टीम बननी शुरू होगी। स्टीम जैसे जैसे हवा में ऊपर उठती है हमारे नाक की तरफ तो उसका टेम्परेचर कम होता जाता है। स्टीम लेते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि स्टीम लेनी कैसे। मेरे पास एक पेशेंट आई और मैंने उसे कहा बच्चे का ना नाक ब्लॉक हुआ था अंदर से। अब बच्चे को नाक साफ भी नहीं करना था। मैंने उसे कहा बीबी इसको स्टीम दो। वो अगले दिन आई तो उसके चेहरे के ऊपर ना छाले छाले से बने हुए थे। मैंने कहा ये क्या किया? कहने लगी जी वो स्टीम उठ रही थी, मैंने ऊपर कपड़ा डाला और बच्चे का मुंह देगची के अंदर दे दिया। तो हमारी स्किन जो है, फेस की स्किन, बॉडी की स्किन, ये ऑलमोस्ट 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये ब्लिस्टर्स बनाना शुरू हो जाएगी। और जो हमारी ओरल कैविटी और नेजल कैविटी, नाक की जो इंटरनल लाइनिंग्स हैं, ये 70 डिग्री पे तो बर्न हो जाएंगी, ये 60 डिग्री पे अनस्टेबल हो जाएंगी, ये ऑलमोस्ट 50 डिग्री पे जाकर ये किसी हद तक स्टेबल रह सकती है। हमारी इंटरनल लाइनिंग्स ये ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। इसलिए जब भी आपने स्टीम लेनी है इतना फासला रखना है कि आपके लिए नाक की जो कैविटी के अंदर आपको जलन पैदा ना हो। आपकी सबसे पहले तो आंखें बता देती हैं कि ये आपके लिए प्लॉजिबल है या नहीं। तो थोड़ा सा फासला रख के स्टीम लें। 40 डिग्री पे ये वायरस अनस्टेबल हो जाएगा और 70 डिग्री पर ये वायरस अंदर अपने आप को मेंटेन नहीं रख सकता, सरवाइव नहीं कर सकता। स्टीम आप ले रहे हैं, स्टीम इफेक्ट कर रही है इस हिस्से तक जाकर, उसके आगे जाकर हमारी नेजल कैविटी के साथ टच होती है जैसे स्टीम, तो वो उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि हमारे अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे स्टीम हमारे साथ टच होगी तो वो अपने 60 डिग्री या 50 डिग्री से फौरन नीचे आ जाएगी। तो
तो जो इनिशियल एरिया है ये वाला, यहाँ तक तो स्टीम अपना टेम्परेचर मेंटेन रखेगी। इससे जब आगे जाएगी तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो मेन इशू ये आता है कि जो हमारे जो अंदर कैविटी इस एरिया से पीछे की है, जहां पर वायरस चिपका हुआ है, उसको कैसे क्लियर किया जाए। तो फिर और जो हमारे गले के अंदर वायरस चिपक गया उसको कैसे क्लियर किया जाए। तो उसके लिए फिर गार्गल्स आ जाते हैं, जो हम गरारे करते हैं। ये गरारे किए जाएं, पानी का टेम्परेचर इतना हो कि जिससे ज्यादा टेम्परेचर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब हमारी बॉडी खुद बता रही होती है कि इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता। उसके अंदर नमक डाल लें, उसका नमक का अपना मैकेनिज्म है, उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, वो एक्सप्लेन मैं नहीं अब कर सकता। लेकिन नमक आप इतना डाल लें कि पानी जो है वो हल्का सा कड़वा हो जाए, तो वो वायरस वहां अनस्टेबल हो जाएगा। अब ये जो गरारे हैं ये एक खास हद तक तो गले में सफाई करेंगे, उससे नीचे तो नहीं कर रहे। वायरस तो उससे नीचे जा चुका हुआ है। तो उसके लिए फिर आप चाय पिए, हॉट बेवरेजेस लें, कोई भी चीज़ यखनी लें, कोई भी चीज़ गर्म अंदर जानी चाहिए। जो जहाँ तक गरारे ने काम किया, गार्गल्स ने किया, बाकी चीज़ें जो हैं वो हॉट बेवरेजेस उससे नीचे ले जाएंगी। जैसे ही वो नीचे जाएंगी तो नीचे हमारा स्टमक है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ जाकर ज़्यादातर बैक्टीरिया वायरसेस खुद को मेंटेन सस्टेन कर ही नहीं सकते। तो ये है कि इससे बचा कैसे जाए। अब देखिए अल्लाह की मतलब हमारे ऊपर ख़ास इनायत है कि हम मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम 5 टाइम वज़ू करते हैं। तो मैं अपने अक्सर पेशेंट्स से यही कहा करता हूँ कि कोरोना के दौरान आप अपना वज़ू बढ़ा दें। आप उस वज़ू में हाथ को सैनिटाइज करना शुरू करते हैं, अच्छी तरह से धोते हैं। इतना धोते हैं कि अब आपने मुंह में पानी डालना है तो हाथ साफ होंगे तो मुंह में पानी डालेंगे ना। आप गरारा करेंगे तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, आप नाक में पानी डालेंगे तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। फिर आप फेस वॉश करेंगे और फिर अब आप बाकी बॉडी को जैसे आपने साफ रखना है। तो हमारे नबी ने 1400 साल पहले ही कोरोना की शायद ट्रीटमेंट बता दी थी, हमें पता नहीं था। तो अपने आप को सैनिटाइज इस तरीके से करें। सबसे बेस्ट वे है, अभी जैसे सर्दियां आ रही हैं, गर्म पानी का यूज़ आम हो जाएगा। तो जब भी आप को मौका मिले, आप मुंह हाथ धोने जाते हैं तो आप वज़ू कर लें और कोशिश करें कि गीज़र का गर्म पानी हो, उसके साथ वज़ू करें। आपकी हाफ से ज़्यादा कोरोना की ट्रीटमेंट खुद ही होती चली जाएगी। बाकी इसकी जो वैक्सीन की बात है, कोरोना की अभी तक वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हुई और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसकी वैक्सीन आ भी गई तो हो सकता है ठीक 6 महीने के बाद इसकी वायरस की स्ट्रेन चेंज हो जाए। जो मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा है कि वायरस अपनी शेप थोड़ी थोड़ी चेंज करता रहता है। इसके लिए फिर क्या किया जाए? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमारी सेल्फ इम्यूनिटी है। कोई भी वैक्सीन अच्छी से अच्छी आपको 40% तक रिलीफ दे सकती है। उससे नेक्स्ट आपकी सेल्फ इम्यूनिटी है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वायरस आपको कुछ नहीं कहता। कितने सारे लोग हमारे इर्द गिर्द आए, आपके इर्द गिर्द कितने सारे लोग आए, कोई उसमें से ऐसा हुआ ना जो एक्सपायरी हुई। बाकी लोग अपनी इम्यूनिटी की वजह से बच जाते हैं। डेली एक्सरसाइज, वॉक, और आपकी इतनी वॉक, अच्छा ये एक ऐसी चीज है कि एक्सरसाइज करनी कितनी चाहिए, डेली रिक्वायरमेंट क्या है? तो वो एक लफ्ज है हाफ एंड पफ, ये पंजाबी में भी यूज होता है हाफ एंड पफ, और ये इंग्लिश का वर्ड है हाफ एंड पफ। इसका मतलब ये है कि हम एक सांस में एक फिक्रा कंप्लीट नहीं कर सकते। हमें इतना सांस चढ़ा हुआ हो कि हम एक ही सांस में एक फिक्रा मुसलसल नहीं बोल सकते। अगर हमारी ये वाली कैफियत है तो हम हाफ एंड पफ की कंडीशन में, हमारी बॉडी डेली 15 से 20 मिनट मुसलसल हाफ एंड पफ में रहे तो वो हमारी एक्सरसाइज है। अब हर शख्स का हाफ एंड पफ का लेवल डिफरेंट है। एक फुटबॉल प्लेयर है, उसका हाफ एंड पफ डिफरेंट स्टेज पे आएगा, और एक वो शख्स है जिसकी लाइफ ज़रा डिफरेंट है, मीन कि वो बैठा रहता है, उसका हाफ एंड पफ डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन हर शख्स को 15 से 20 मिनट ये अपने ऊपर कंडीशन लानी चाहिए
ये हफ एंड पफ से फ़ायदा ये होगा कि आपके अंदर जो भी स्पूटम या नॉक्शियस एलिमेंट्स जो कि आपके फेफड़ों में जाके कॉलोनाइज हो चुके हैं, वो वायरस हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है। सांस तेज आने से अंदर एमल्सिफाई होती हैं फेफड़ों में मुख्तलिफ चीज़ें और वो बाहर आता है। और ऐसी कंडीशन में जब आपको स्पूटम वगैरह आए तो आप कोशिश करें कि वो उसको स्पिट आउट कर दें, उसको बाहर फेंकें। हम जिस वक्त ऑपरेशंस करते हैं, हमारे बाद में पेशेंट लेटे हुए होते हैं, किसी को खांसी आए तो हम कहते हैं उठ के बैठो, लंबे सांस लो, पीछे सीने को थपको और जो भी स्पूटम पैदा हो उसको बाहर स्पिट आउट करते जाओ, फेंकते जाओ। तो ये है जी नंबर 1 कि इससे बचा कैसे, ये कॉलोनाइज कहाँ कहाँ होता है, इससे बचा कैसे जा सकता है। और फिर हमने अपनी सेल्फ इम्यूनिटी को इंक्रीज करना है जिसके साथ हम इससे बच सकते हैं, वरना कोई मेडिकेशन ऐसी नहीं है और कोई वैक्सीन ऐसी नहीं है जिससे इसका तदारुक हो सके। कोविड के बारे में जो मैंने बताना था बता चुका। अब आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो। डॉक्टर साहब, डाइट के बीच में क्या चीज़ें रिकमेंड करते हैं जो आजकल चलती है बेशुमार के, जिससे इम्यूनिटी आप कहते हैं, कोई एक लिस्ट आप कर दें? जी, बड़ा अच्छा इन्होंने क्वेश्चन किया जी। डाइट के बारे में मेरा एक लेक्चर मैंने दिया था यहाँ पर, उसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया था कि हमारी ओवरऑल जो डाइट है इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। एक प्रोटीन्स हैं, एक फैट्स हैं और एक कार्बोहाइड्रेट्स हैं। प्रोटीन 2 सोर्सेज से आती है, गोश्त से और यानी कि एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन। गोश्त, अंडे एनिमल प्रोटीन है और प्लांट प्रोटीन में चने हैं, दालें हैं, ये सब प्रोटीन्स हैं। घोड़ा चने खाता है तो एकदम से फूल जाता है जी, उसका मस्कुलर हो जाता है। वो मसल्स कहाँ से आते हैं? वो चने की प्रोटीन से आते हैं। प्रोटीन हमारी डाइट में ऑलमोस्ट 15 to 20% होने चाहिए। फैट्स जो हैं ये हमारी डाइट में ऑलमोस्ट 20% होने चाहिए और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फैट्स आपको पता है, चर्बी है, ऑयल्स हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स किसी भी शक्ल में चीनी है। ये जो हम चीनी खाते हैं ये हो, आलू कार्बोहाइड्रेट है, चावल कार्बोहाइड्रेट है। इस तरह से जो भी मीठा हम खाते हैं या ऐसी चीज़ें जो अंदर जाके डिजेनरेट होके चीनी की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, जैसे चावल हैं, आलू हैं, शक्करकंदी है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अपने जहन में ये परसेंटेजेस बना लें कि 20% फॉर सिंपलिसिटी के लिए 20% फैट्स, 20% प्रोटीन्स और बाकी सारी कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसको परसेंटेज को याद कैसे रखेंगे? आम आदमी के लिए ये परसेंटेज को डिवाइड करना ही मुश्किल है। तो प्रोटीन्स जो हैं, आपका जितना बॉडी वेट है, अगर आप 70 kg के हैं तो आपके लिए दिन में 70 ग्राम्स प्रोटीन काफ़ी है। एक लेग पीस चिकन का छोटे वाला, बड़े वाला हाफ क्वार्टर नहीं, छोटे वाला लेग पीस ऑलमोस्ट 70 to 100 ग्राम्स का है। अगर आप एक दिन में एक खा लें आपके लिए काफ़ी है, बाकी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। आप एक अंडा खा लें आपके लिए काफ़ी है। बाकी फैट्स आ जाती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब चीज़ आ जाती है जो इम्पोर्टेंट है, वो है विटामिन्स। विटामिन्स आपको कैलोरीज नहीं देते। विटामिन्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ बॉडी को बढ़ाते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ डाइट को बढ़ाते हैं। तो विटामिन्स आपके फ्रूट्स के अंदर हैं। फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और कोई अगर ऐसा शख्स जो फ्रूट्स यूज़ नहीं ज़्यादा कर सकता, वो मल्टीविटामिन कोई सी टैबलेट ले लिया करें। ये अमेरिका और चाइना में जो जंग हो रही है इस बात के ऊपर कि अमेरिका ने छोड़ा है ये वायरस, वो कहते हैं उन्होंने छोड़ा है। दूसरा ये कि डेथ रेशो जो है यूरोप में ज़्यादा पाई गई है, एशिया की तरफ कम पाई गई, जितना हमारा में। क्या वो ड्रिंक करते हैं इसलिए? नहीं, ड्रिंक करने की वजह से देखिए, ये जो कौन बोला जी शराब के फायदे ड्रिंक जो है ये हाई कैलोरी डाइट है, ये जहन में रखिए। शराब एक हाई कैलोरी डाइट है,
वहाँ पर जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ लोग बड़ी लो कंसंट्रेशन में 20% या 50% में 15% में थोड़ी थोड़ी लेते रहते हैं लोग। मैं इसके हक में नहीं बात कर रहा, मैं आपको सिर्फ डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये एक डाइट है वहाँ की, वहाँ पर सर्दी बहुत है। बाकी जहाँ तक बात है आपकी कि यहाँ डेथ रेशो क्यों कम है और वहाँ क्यों ज़्यादा है, इसकी दो बेसिक वजूहात हैं। नंबर एक तो ये है कि उनका हेल्थ सिस्टम इस तरह का है कि वहाँ पर हर शख्स, हर पेशेंट रिकॉर्ड में आ जाता है। वहाँ सिस्टम ही ऐसा है कि हर शख्स ने जाके अपने लोकल जनरल प्रैक्टिशनर को सबसे पहले दिखाना है। वो डायरेक्ट सर्विसेज या एलाइड अस्पताल में जा ही नहीं सकता। वो जाएगा अपने लोकल जनरल प्रैक्टिशनर के पास, वहाँ उसका डाटा सारा फीड होगा, उसके बाद उसको रेफ़र किया जाएगा सेकेंडरी केयर यूनिट में, फिर टर्शरी केयर यूनिट में। तो हर पेशेंट का रिकॉर्ड आ जाता है। यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द इतने सारे पेशेंट्स कोरोना से इफेक्टेड थे जो मानते ही नहीं थे मुझे कोरोना है ही नहीं, और कितने सारे ऐसे पेशेंट जिनकी डेथ कोरोना की वजह से हुई, वो लोग इसलिए नहीं मानते थे कि ये हमें उठा कर ले जाएंगे, डेड बॉडी नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो यहाँ हमारे डाटा मेंटेन ही नहीं होता, इसलिए हमें नहीं पता कितनी डेथ्स कोरोना की वजह से हुई। और सेकंड ये चीज़ है कि हमारे लोगों में, एशियंस में ओवरऑल इम्यूनिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। हम लोग बचपन से जिस किस्म के माहौल में रहते हैं, जिस तरह के हम जगह जगह से पानी पीते हैं, जिस तरह के हम खाने खाते हैं, क्या वजह है कि एक यूरोप से फैमिली आती है, आते ही उनके बच्चे जो हैं वो बीमार हो जाते हैं और हमारे बच्चे यूरोप में जाके ठीक रहते हैं, उनके यहाँ बीमार क्यों होते हैं? हमारे बच्चों में इम्यूनिटी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, क्योंकि हम जो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो वहाँ इस्तेमाल नहीं होती। अमेरिका और इसकी जंग जो हो रही है टॉपिक, कौन सी जंग शुरू होगी? वो कह रहे हैं इन्होंने वायरस छोड़ा है, वो कहते हैं इन्होंने वायरस। ये एक डिफरेंट है कि ये ऐसा पॉलिटिकल है। मैं इसका क्या जवाब दूं कि अमेरिका ने छोड़ा है कि चाइना ने छोड़ा है? बात ये है कि एविडेंस नहीं है। अगर हम हाई कैलोरी डाइट की बात कर रहे हैं, व्हाट अबाउट इंडिया? फास्टेस्ट इन्फेक्शन रेट जो है इंडिया में, आज की तारीख में भी 1,00,000 बंदे से ज़्यादा है। और जो हमारी लेबलिंग चलती है सेम कल्चर की ये बात क्या है, तो ये आई टेंड टू रीड कि हमारे यहाँ हमारी पर्सनल हाइजीन बहुत अच्छी है, एक जेनेटिक्स भी होती है। ये अपने दांतों की केयर अमेरिकन और ये जॉर्जियन करते हैं, वो अफ्रीकन भी करते हैं, लेकिन अफ्रीकन जो है पॉवर्टी की है, उनकी डेंटल हेल्थ बहुत अच्छी, वो अमेरिकन को ज़्यादा लो रहे होते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, न्यूज़ आ रहे हैं, ये जिस तरफ आदमी सोचना चाहता है अपने आर्गूमेंट को उस तरफ अचीव कर सकता है। लेकिन ये भी पाकिस्तान एक मुहिमा है, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है अनआंसर्ड है। वो भी ये है कि पाकिस्तान में हमारा बचाव किस तरह होगा। और ये बात जरूर मैं करवाने को तैयार हूँ कि हमारे यहाँ 55% ऑफ दी पॉपुलेशन जो है वो जो है 25 ईयर्स लेस, तो उससे बीइंग यंगर जनरेशन, यंगर पॉपुलेशन इस तरह की है, प्रॉबली हमारी इम्यूनिटी जो है वो ज़्यादा है। यूरोप में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन, तो ये जो इस तरह के गैप है, रियलिटीज़ जो कंवेंशन है, तो एनी वे ये रिसर्च किसी स्टेज पे जाके इसको फाइनलाइज करें। तो आई थिंक ऑल दीज थियरीज आर स्टिल वर्क इन प्रोसेस। तो उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, क्योंकि मुख्तलिफ लैंग्वेज और आपने वैक्सीन के ऊपर भी आपने देखा है कि आपने ट्रायल पीरियड आम और आपकी वैक्सीन स्पेशली रेगुलेट करने के लिए बहुत लंबा होता है, उसके साइड इफेक्ट्स में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन थी, उसके ऊपर मैंने काम रोका क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स आए। इसलिए ये अभी तक मेडिकल साइंस है ना, इसको पूरी तरह से दूसरी किस्म की एविडेंस रिसर्च ये हमें। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं तो इस चीज़ पे ईमान रखता हूँ अपना जी कि अल्लाह ताला ने अपना रंग किसी न किसी शक्ल में दिखाते रहना, और हमें ये मानना चाहिए कि देखिए जो ऐसी दुनिया की पावर्स जो कहती थी कि हम 10 मिनट के अंदर पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं, तो एक ऐसा छोटा सा जरासीम जो आँख से नज़र भी नहीं आता
उसके ज़रिए अल्लाह ताला ने उनको सबको कमरों के अंदर कैद कर दिया और इतना खौफ पैदा कर दिया कि बेटा बाप से डर रहा है और माँ बच्चे से डर रही है। तो ये अल्लाह की कुदरत है। ये जो हम एक दूसरे को जितने मर्जी इल्ज़ाम देते रहें, लेकिन हमें याद रखते रहना चाहिए कि ऊपर एक ताकत बैठी है जो सबसे बड़ी है और बीमारी वही पैदा करती है और शिफा भी वही पैदा करती है। और क्वेश्चन आर रेलेवेंट। देखें, जो विटामिन्स हैं और जो ऐसी चीज़ें जो इम्यूनिटी पैदा करती हैं, ये हमारे ऊपर, ये हमारे जो हम खाने खाते हैं, ये अब हमें समझ आती है जाकर कि ये बड़ी ब्लेसिंग है कि ये जो दालचीनी है, ये जो काली मिर्च है, हल्दी है, लहसुन है, ये सारी चीज़ें हैं, ये इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जो आपने मोरिंगा टी की बात की है, नो डाउट ये अच्छी चीज़ है, लेनी चाहिए। अब इसकी अलग अलग अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो वो उसके लिए एक अलग लेक्चर होना चाहिए जी। देखिए, ये डाइटिशियन आपको ज़्यादा बेहतर बता सकता है। इसके फ़ायदे किसी हद तक थोड़े बहुत मैं बता सकता हूँ। नहीं, कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा नुकसान होगा। कोई भी चीज़ हम एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ करें, इवन पानी भी ज़्यादा पी लें तो उसका नुकसान तो है। तो इसके बारे में डाइटिशियन ज़्यादा बेहतर बता सकता है। मैं कोई ऐसी बात बता दूं वो बात में उस तरह ना हो, तो ये बेहतर है उनसे डिस्कस की जाए। ये कोई और मैं एक कमेंट पास करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, जिस खूबसूरती से आपने कोरोना वायरस का बताया है, आई विश यू हैड गिवन दिस लेक्चर 6 months ago, तो बहुत सारी मुश्किलात लोगों की कम हो जाए। ये आप माइक में बताइए। गलत हमें बताया अल्लाह ताला ने अपनी बालादस्ती, अपने कंट्रोल को जाहिर करने के लिए वो लोग जो खौफजदा नहीं किया, क्या वो मोहब्बत से काम नहीं करते? अच्छी चीज़ें ज़्यादा भेज ये बाज नहीं आता। बहुत अच्छा। नहीं, टाइम चुका ज़्यादा हो चुका, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। तो आज के सदर मजलिस डॉक्टर नदीम साहब से गुजारिश करूँगा वो अपने मुख्तसर खूबसूरत अल्फाज से आज की इस महफिल में समाप्त करें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जो है ना कोरोना के बारे में जो है माशाल्लाह में बताया। मैं सिर्फ एक बात ऐड करूंगा जो सर ने कहा है ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौत देता है इसलिए कि उसका एक रंग है ताकि इंसान समझे सारी चीज़ों को। तो मैं ऐड करना चाहता हूँ, मौत से बेसिकली हमें ये लग रहा तो बंदा ख़त्म हो गया, वो ख़त्म नहीं होता। वो एक अपना एक सर्टन टाइम गुजारने के बाद एक नया जर्नी पर रवाना हो जाता है। मौत को समझे हैं, जैसे इकबाल ने कहा था, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी है ये सुबह ज़िंदगी, सुबह दवाम शाम ज़िंदगी, सुबह दवाम ज़िंदगी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी एक कोट करूँगा, नाजुल बलागा में उन्होंने फरमाया था, खुतबा तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है नंबर क्या उनका, कि बज़ाहिर जो है हम लोग जो हैं सो रहे हैं, जब मौत आती है तो हम जाग जाते हैं वैसे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया इसके साथ आज की महफिल ख़त्म करने का। एक शेर आया यार, मर्ग एक मानगी का वक्फा है।